Good morning, students. I hope you are fit and fine. Today, now discuss in the civics. चैप्टर का नाम पता है आप सभी को, क्या नाम है? फेडरलिज्म, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका नाम है संघवाद। हमने पहले दो पार्ट में पढ़ा कि फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म के कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़े, और हमने देखा कि जो फेडरलिज्म है उसने पढ़ा कि व्हाट इज फेडरलिज्म। उसके बाद पढ़ा हमने कि इसकी क्या क्या फीचर्स थी। आज जो आज एक नया टॉपिक है हमारा, उसका नाम है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम लग रही है बीच बीच में से मुझे भी द्वारा। व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, पर भारत में संघीय व्यवस्था कैसी थी? वी हैव अर्लियर सीन how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity। हमने देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किल आती रही। What about a vast country like India with so many language, religions and regions? कि सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम करना कितना मुश्किल होगा, जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं और धर्म और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। क्योंकि भाषा में क्या है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो कहते हैं कि भारत जैसे इतने बड़े देश के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पर सभी भाषा धर्म के लोग रहते हैं। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री, कि हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए संविधान से शुरुआत करते हैं। इंडिया हैड एमर्ज एज ए इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर ए पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। Soon after independence, several princely states became a part of a country। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन स्टेट। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित कर दिया, क्योंकि भारत को राज्य, बहुत सारे राज्य, भारत में कितने राज्य हैं? 28 शाबाश एट प्रेजेंट। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। इसमें संघ शब्द नहीं आया। भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ था। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म मेंटेन्ड एबव। हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की 7 विशेषताओं का जिक्र किया था और उन्हें हमने देख भी लिया था। वी कैन सी दैट ऑल द फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। हमने देख सकते हैं कि सभी भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों को लागू करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए टू टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ व्हाट we call the central government representing the union of India and the state of governments। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है, जिसे हम संघ सरकार कहते हैं या केंद्र सरकार कहते हैं, या उन्हें हम राज्य की सरकारें भी कहते हैं। लेटर 3
और उसने क्या कहा, इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटिंग भी करती है कि केंद्र सरकार पूरे के पूरा जो भारतीय संघ का उसका प्रतिनिधित्व भी करना था। लेटर अ थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। बाद में पंचायतों और नगरपालिका के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया, जो आपको पहले ही बताया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स जोड़ा गया। दिस कॉन्स्टिट्यूशंस clearly provided a threefold distribution of legislative powers between the union government and the state government। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तरों का शासन व्यवस्था में अलग अलग अधिकार क्षेत्र है और संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायक अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। दस इट कंटेन्स 3 लिस्ट। ये 3 सूचियां, सभी ने सूची होगी आपने। कौन कौन सी 3 लिस्ट हैं? यूनियन लिस्ट, संघ सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। अब जो यूनियन लिस्ट है, इसको आसान याद करने का तरीका क्या है? यूनियन लिस्ट संघ सूची, अर्थात जितने भी काम हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होंगे, केंद्र सरकार के अधीन काम करेंगे। कहते हैं कि संघ सूची यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ए नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज ए डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, समाचार, संचार और मुद्रा जैसी राष्ट्रीय महत्व के भी विषय हैं। They are included in the list because we need a uniform policy of these matters throughout the country। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। The union government alone can make law relating to the subject maintained in the union list। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में भी डाला गया है। संघ सूची में कहते हैं वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है? केंद्र सरकार को। आपको पहले ही बताया, संघ सूची में जितने भी विषय, जितने भी ऑफिस, सारा का सारा काम केंद्र सरकार संभालती है। आजकल हमारे केंद्र में कौन सी सरकार है पता है आप सभी? कौन सी पार्टी है बेटा? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट से आपके मन में आ जाना चाहिए जहां पर राज्य सरकार इन्वॉल्व होगी। State list contains subject of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय विषय के महत्व हैं। The state government alone can make a law relating to the subject maintained in the state list। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। उसमें केंद्र सरकार बना सकती थी, केंद्र में वर्णित विषयों के बारे में, और राज्य सूची में जितने भी वर्णित विषय हैं उनसे रिलेटेड कौन सरकार बना सकता है? राज्य सरकार ही बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट जिसमें केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही रोल रहता है। कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट to the both of the union government as well as the state government। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना जैसे विषय हैं। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की भी साझा दिलचस्पी होती है। Both the union as well as the state government can make law ऑन द सब्जेक्ट मेंटेन इन द लिस्ट। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास तो था ही केंद्र, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। उसने क्या कहा? यदि ऐसा हो जाए
कि both the union as well the state government can make a law on the subject, maintain the list. और कई बार क्या होता है, इन देयर लॉ कन्फ्लिक्ट विद द एच अदर लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किसी बात को लेकर कन्फ्लिक्ट झगड़ा हो जाता है तो उसमें वही लॉ मान्य होगा जो लॉ किसके द्वारा बनाया जाएगा बेटा, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है, उसी को प्रिवेल किया जाएगा। बट about subject that do not fall in any of the three list। यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि जो विषय इनमें से किसी भी सूची में नहीं आते, our subject like computer software that came up after the constitution was made, तो उन सब्जेक्टों का क्या होगा? फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहेंगे, क्योंकि ये तो संविधान बनने के बाद ही आए हैं। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। इस संविधान के अनुसार बताया गया है जो बाकी बचे विषय हैं वो सारे के सारे इन्होंने केंद्र सरकार के पास अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो सब्जेक्ट ना तो आते स्टेट लिस्ट में, ना आते यूनियन लिस्ट में, ना आते कनकरेंट लिस्ट, ऐसे विषय कहाँ जाएंगे? ऐसे विषय किस में जाएंगे बेटा? जो केंद्र सरकार के अधीन जो जुरिडिक्शन वाला क्षेत्र होगा उसमें चले जाएंगे, अर्थात केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही चले जाते हैं। केंद्र सरकार ही वहाँ पर कार्य करती है। वी नोटेड एव दैट मोस्ट फेडरेशन that are formed by the holding it together do not give a equal power of the its constituent units। हमने ऊपर देखा सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संख्या व्यवस्था के में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। Thus all state in the union do not have identical powers। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर के अधिकार नहीं दिए गए। Some state enjoy special status, कुछ राज्यों की विशेष दर्जा प्राप्त है। Some state enjoy states such as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram enjoy special power under state provisions of the Constitution in India, Article 371 due to their peculiar social and historical circumstances। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है, जिसका अपना संविधान है। इस राज्य में बताते हैं कि उसने क्या कहा, कुछ राज्यों में जिसका अपना संविधान है, इन राज्यों में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधानों में कोई भी प्रावधान लागू नहीं किया गया। इसलिए क्या कहा जाता है कि these special power especially enjoyed the relating the protection of the land rights, indigenous peoples, culture and preferential employment in government of service। कहते हैं इन राज्य के जो जितने भी स्थायी निवासी है अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक या जमीन मकान नहीं खरीद सकता था, क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक ही अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता था। इंडियाज हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट इन द स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हेयर। कहते हैं कि वहाँ पर कोई भी परमानेंट अपना रेजिडेंट नहीं बना सकता था, ना कोई ज़मीन खरीद सकता था, क्योंकि उनका अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन था। किस किस की बात करता है ये? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अगर आप पुरानी बुक्स को देखिए, नई बुक्स जो आई है उसमें एग्जाम्पल दिया गया जम्मू एंड कश्मीर का, उसको भी ध्यान रखें कि एक ऐसे राज्य जिनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान था, अर्थात यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाकर अपना कोई भी जॉब या ज़मीन वगैरह खरीद नहीं सकता था।
Similarly, special provision exists for some other state to India as well. वह असल में क्या था, भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए कुछ ऐसे विशेष प्रावधान भी किए गए थे. There are some units of the Indian Union which enjoy very little power. भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार थे. These are areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with the any adjacent states. ये वैसे छोटे इलाके और जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते थे, इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है. These areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital city of Delhi are called a union territory. चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटे में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है. These territories do not have the power of the state. इन क्षेत्रों को राज्य वाले अधिकार नहीं हैं. These territories do not have the power of state. जो पावर्स राज्य सरकार को मिली है उनको वो पावर अधिकार नहीं है. The central government has special power in the running these areas. इन इलाकों को शासन चलाने का विशेष अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास. अर्थात तो हमारे जो यूनियन टेरिटरी के हैं उनको चलाने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. This sharing of power between the union government and state government is basic of the structure of the constitution. केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी की बात है. It is not easy to make change the power sharing arrangement. अधिकारों के इन बंटवारों में बदलाव करना भी आसान नहीं था. आपने पढ़ा है द पार्लियामेंट कैन नॉट इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट. जो अकेले संसद भी इस किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में पास करवाना होगा तभी ये पास हो सकता है. और उसके लिए क्या होना चाहिए बेटा? देखते हैं लिखा हुआ एनी चेंज इट हैज टू बी फर्स्ट पास बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद द लिस्ट 2/3 मेजोरिटी. अगर पार्लियामेंट में भी बहुमत से पास करवाना होगा तो कितना बहुमत होना चाहिए? लगभग मेजोरिटी 2/3 की मेजोरिटी होना अनिवार्य है. देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर एज एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट. फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर पास करवाना भी अनिवार्य है. The judiciary play an important role in overseeing the implementation of the constitutional provision and procedures. कहते हैं कि जो संवैधानिक प्रावधानों और कानून का क्रियान्वयन की देखरेख में नगर पालिका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. In case any dispute or the division of the power, the High Court and Supreme Court may make a decision. शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कभी कोई विवाद होने की हालत में फैसला कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है. The union and the state government have the power to raise resources by levying tax in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them. सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का भी अधिकार दिया गया है. आपने ये पढ़ा, टॉपिक का नाम है, क्या टॉपिक है? व्हाट मेक्स ए इंडिया फेडरल कंट्री. उसके साथ में एक छोटा सा कार्टून दिया गया है. क्या कहता है देखते हैं कार्टून. ये पिक्चर पे देख रहे हैं. If agriculture and the commerce are state subject, why do we have Minister of the Agriculture and Commerce in the Union Cabinet? अगर कृषि और कॉमर्स वाणिज्य राज्य के विषय हैं तो केंद्र में कृषि और वाणिज्य मंत्री क्यों बनाए जाते हैं? कहते हैं कि अगर यदि कृषि और कॉमर्स वाणिज्य राज्य के केंद्र हैं, राज्य के विषय में आते हैं, स्टेट लिस्ट में आते हैं, तो केंद्र सेंट्रल के अंदर एग्रीकल्चर और कॉमर्स के जो मिनिस्टर हैं वो क्यों बनाए जाते हैं?
इसका बारे में पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ें। थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा।